हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारी थर्ड यूनिट जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हमारी सेकंड यूनिट में हमने क्या रीड किया था? सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में रीड किया था, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ये सारी क्या थी? प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, उनके बारे में रीड किया था, प्राइवेट सेक्टर के अंडर जो भी वर्क आता है। अब है हम पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में इसमें रीड करेंगे। देखो, इसमें हम पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनके कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर क्या क्या आते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हुई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हुए एंड गवर्नमेंट कंपनीज हुई। और ठीक है, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट। इसमें से आपके जो ये है ना ग्लोबल एंटरप्राइजेस मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर, ये टॉपिक्स क्या हैं? कट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन इसमें क्या है कि सब पहले हमने क्या प्राइवेट सेक्टर के बारे में रीड किया था, इसमें हम पब्लिक सेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। और अब सेकंड पॉइंट क्या है? रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस, कि प्राइवेट सेक्टर का इंडिपेंडेंस से पहले क्या रोल था और पब्लिक सेक्टर का क्या था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि सभी को पता है कि पहले क्या है, प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती थी। जो मोस्टली सेक्टर्स हैं वो क्या है, वर्क है वो क्या पब्लिक सेक्टर के हाथों में ही होता था। प्राइवेट सेक्टर को कुछ मतलब कि बिजनेस में ही एंटर करने की इजाज़त दी गई थी, बट फिर भी क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है अपना काम करता गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता गया। तो फिर क्या है, जब 1991 में गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज़ किया कि हमें क्या है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को, जो पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी प्राइवेट सेक्टर पे, उन सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी अथॉरिटीज़ दी गई कि वो जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाया गया और उनको पावर दी गई कि वो क्या है बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और जिस टाइप का वो बिज़नेस करना चाहे वो कर सकते हैं। और जो भी लाइसेंसिंग पे या कोटा सिस्टम था उन सब पे जो पाबंदियाँ थी उनको कम किया गया, ठीक है। देखो, in 1991 the government of India adopted the policy of liberalization and globalization. Under this policy the private sector was assigned the important role. Many entry barriers on private sector were removed, कि जो entry barriers थे उनको remove किया गया। The industrial licensing was abolished except in areas related to security and strategic concern, कि जो इंडस्ट्रियल एंड लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया, सिर्फ क्या है कुछ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी उनको छोड़ के। आगे द एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस, कि पब्लिक सेक्टर के लिए जो एरियाज रिजर्व थे उनको कम किया गया। द लिमिट ऑफ एक्सपेंशन वाज रेज्ड बाय अमेंडिंग MRTP, ठीक है। जो एक्सपेंशन पे पहले क्या है लिमिट थी, अब उसको क्या है ख़त्म किया गया, ठीक है, या उसको बढ़ाया गया, जैसे कि वो अपनी मर्जी से बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे प्राइवेट सेक्टर के लोग। आगे है ड्यू टू दीज चेंजेस देयर इज ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, कि इन चेंजेस के कारण क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। द बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ अंडरगोन ट्रेमेंडस चेंजेस, की बिजनेस इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। नाउ देयर इज़ मोर ओपन एंड कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, की अब दोनों के लिए क्या है ओपन एंड कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट अवेलेबल है। आगे इस चार्ट को देखो, इसमें क्या है जो हमारी इंडियन इकॉनमी है वो मिक्स्ड है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता था, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हुई, पार्टनरशिप फर्म हुई, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, और मल्टीनेशनल कंपनीज, इन सब के बारे में हम क्या स्टडी करके आए हैं पीछे। और पब्लिक सेक्टर में क्या है जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर है, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हुए, पब्लिक कॉर्पोरेशंस हुए, गवर्नमेंट कंपनीज हुई। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में क्या है, जैसे रेलवे हुआ, टेलीफोन्स हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हुआ, डिफेंस एकेडमी, ठीक है, आर्मी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो वो क्या है वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ही बनाए जाते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन जैसे LIC हुई, IDBI हुआ, RBI, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन,
IDB इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया हुआ, ये सारे जो हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज जैसे कि गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये क्या है कंपनीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आगे देखो फॉर्म्स टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। देखो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो हम सबसे पहले रीड करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि अब टोटल हमारी जो मिनिस्ट्री है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे, प्राइम मिनिस्टर के बाद उन्होंने क्या है सभी कामों का क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, होम मिनिस्टर हुआ, फॉरेन मिनिस्टर हुआ, फॉरेन डिपार्टमेंट, एक क्या है जो बजट वगैरह डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है सारे डिपार्टमेंट्स, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, रेल मंत्री हम कह देते हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, जिसका क्या है एक हेड होता है मिनिस्टर। तो ये है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसी को बोलते हैं। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होना, इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट, इसकी सरकार से कोई भी अदर एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट के नाम से इसको पहचाना जाता है। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है ओवरऑल एक मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे रेलवे, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज एटसेट्रा। फीचर्स क्या है इसके, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, की ये क्या है वन मिनिस्टर के कंट्रोल में काम करते हैं। अब जैसे एजुकेशनल मिनिस्टर है तो वो क्या है एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाता है और एजुकेशन का सिस्टम सेट आउट करता है। और जो रेल मंत्री है वो क्या है रेलवे मिनिस्टर, रेल से रिलेटेड सारे क्या है पेपर तैयार करेगा या इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और उनको पॉलिसीज़ को फ्रेम करके इम्प्लीमेंट करेगा। दे आर ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी। ये क्या है गवर्नमेंट के ही पार्ट होते हैं, इनकी अलग से कोई पहचान नहीं होती। दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है, जो गवर्नमेंट एनुअल बजट पास करती है तो उसमें हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से बजट बनाया होता है। The revenues of the departmental undertakings are deposited in the treasury of the government। और जो भी इनकम होती है इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की वो कहाँ डिपॉजिट करवाई जाती है, सरकार के खजाने में। द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट्स। जो भी इनमें काम करता है वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो भी क्या है सिविल सर्वेंट से रिलेटेड रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनको भर्ती किया जाता है, रिक्रूट करना, भर्ती करना, ठीक है, रखा जाता है जॉब पे और वेजेस पे किए जाते हैं। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड हु इज़ अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर। कि वो क्या है डायरेक्ट डिपार्टमेंटल हेड के अंडर होते हैं जो आगे मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर को क्या होता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब कि जवाबदेही। अब जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है तो आगे वो किसको जवाब देगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर हुए, ठीक है, तो उनको अकाउंटेबल है। जैसे अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है कि हमने आपको पावर दी है डिसीजन लेने की, आप डिसीजन लो, काम करो, बट हम आपसे जवाब मांगेंगे अगर काम ना हुआ तो। दे कैन बी शूड इन द सेम मैनर, शूड मतलब कि केस, एज वन कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कि जैसे हम गवर्नमेंट पे कोई मतलब केस वगैरह कर सकते हैं या गवर्नमेंट कर सकती है, वैसे ही इन पे भी हम क्या है केस वगैरह फाइल कर सकते हैं। आगे देखो मेरिट्स क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। इजी फॉर्मेशन, इसको क्या है फॉर्म करना इजी है क्योंकि कोई किसी भी रजिस्ट्रेशन की नेसेसरी यहाँ पे नहीं होती। इफेक्टिव कंट्रोल, द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ वेरी इफेक्टिव एज इट इज़ डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड। क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्टेरियल सेक्शन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या है, एक तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है यहाँ पे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, वहीं पे बजट पास होते हैं और वहीं पे हम अकाउंटेबल होते हैं और अकाउंट्स भी हमारे ऑडिट किए जाते हैं।
आगे अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इन पे क्या है, सीधा पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। अब हर डिपार्टमेंट की जो भी परफॉर्मेंस होती है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती है, ठीक है। अगर और क्या है, वो पब्लिक को भी क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। हम देखते हैं ना कि जैसे लोकसभा में क्या होता है, वो सारे इकट्ठे होते हैं मेंबर्स, वो डिस्कस करते हैं टॉपिक्स पे। अगर कोई वो अटेन नहीं कर पाते टारगेट्स तो उनके बारे में काफ़ी बहस भी होती है उनमें। तो मतलब कि वो पब्लिक के लिए क्या होते हैं, पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं। आगे है पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो भी इनका रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, इनको वो क्या है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, खजाने में जमा करवाई जाती है। सो दीज अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू, इससे क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। सीक्रेसी, द एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कैन हाईली सीक्रेट, कि जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो सीक्रेट रखी जाती है, क्योंकि अगर रखी जा सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या है, पब्लिक को इसको डिस्क्लोज करने से मना भी कर सकती है। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो क्या है, गवर्नमेंट अगर देना चाहे तो बहुत जल्दी वो बाय मीडिया क्या है, फैला भी सकती है इन्फॉर्मेशन, और अगर कोई क्या है इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट सीक्रेट का कैप्ट रखना चाहे तो सीक्रेट भी रख सकती है। ड्यू टू सीक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरिया डिफेंस इज ऑपरेटिंग एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मोस्टली हम सीक्रेसी किसके बारे में मेंटेन करते हैं, जो भी हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके बारे में। आगे देखो इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो चेंज नहीं हो सकता जल्दी से, ठीक है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये पहले भी आया है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो क्या सीधे पार्लियामेंट के कंट्रोल में होते हैं। देयर इज़ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स, इसमें मिनिस्टर्स का और जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या है, इंटरफेरेंस रहता है। इट इज़ ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज, दिस रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द अंडरटेकिंग। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहने से क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। आगे लैक ऑफ मोटिवेशन, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू एज दीज आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। अब डिपार्टमेंटल, मान लो रेलवे को जितनी भी इनकम होती है, ऐसा तो नहीं कि वो डिपार्टमेंट खुद के एक्सपेंशन के लिए अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है, नहीं, इनको जो भी इनकम होती है वो क्या है, इनको गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करवाने होते हैं। देयर इज़ नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब कि उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है जिससे वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवार्ड्स, कि एफर्ट्स तो वो डिपार्टमेंट करता रहता है बट उसके बदले उनको कुछ भी रिवार्ड नहीं मिलता। जनरली प्रमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स, और प्रमोशन भी मतलब कि जो सीनियर है पहले उसका प्रमोशन होता है, एफर्ट्स के बेस पे यहाँ पे प्रमोशन नहीं किया जाता। सो एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोटिवेटेड टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, इसके कारण क्या है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते। आगे है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वही है, ऑटोनॉमी का मतलब सब शासन, खुद की मर्जी नहीं रहती कि अपनी मर्जी से वो क्या है यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जितना गवर्नमेंट उनको बजट पास करके देती है ये उतना ही फाइनेंस क्या है अपने डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, की जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स क्या है शुरू नहीं कर सकते या उनको प्लान नहीं कर सकते, एज दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो बजटरी कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली एज दीज हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी, कि वो अपने रेवेन्यूज़ क्या है खुद की मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते बल्कि उनको क्या है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में सबमिट करवाने होते हैं। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ऑफ यूटिलाइजिंग फंड्स इन इट्स ओन वे, मतलब कि उनको कोई आज़ादी नहीं होती कि वो फंड्स को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकें। आगे है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं ये गवर्नमेंट मैनेज करती है और ये मोस्टली जो ये ऑफिशियल वर्क होता है ये यहाँ पे क्या है पेपर वर्क इसमें ज़्यादा होता है। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेरीज फ्रॉम पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री, मतलब कि मैक्सिमम टाइम वो क्या है पार्लियामेंट को या मिनिस्टर्स को जवाब देने में ही निकाल देते हैं, जिससे मतलब क्या है उनका जो वर्क है वो एफिशिएंटली नहीं होता। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही और रेड टेपिज्म जैसे कि वो लाल फीते में बंधी हुई फाइलें, यानी कि पेपर वर्क ज़्यादा होने की वजह से वो क्या है पेपर्स में ही उलझे रह जाते हैं।
रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू डिले इन डिसीजन ड्यू टू टू मैनी फॉर्मेलिटीज़, की फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। द डिसीजंस इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़, कि किसके, क्योंकि अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना हो तो हमें बहुत सारी क्या है यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है और जो भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। Innovation, bold approach, immediate action which are so essential for the growth of an enterprise have no place in the departmental undertaking, कि कोई इनोवेशन कर रहा है या न्यू अप्रोच लेके आ रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। आगे सुटेबिलिटी, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सुटेबल, किन केसेस में ये सही है। वेयर अटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करनी हो उस काम के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सही है। जैसे डिफेंस, हमें अपने देश की रक्षा के लिए तो डिफेंस डिपार्टमेंट क्या है, बेस्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए। वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, जिस चीज़ में गवर्नमेंट का कंट्रोल नेसेसरी है उसमें भी क्या है, उसके लिए भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सही है। वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, अब प्राइवेट सेक्टर शायद इतनी इन्वेस्टमेंट ना कर सके, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ क्या है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की ज़रूरत है। अंडरटेकिंग इज़ ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कि जहाँ पे हमें क्या है एज ए रेवेन्यू यहाँ से कुछ इनकम करनी हो हमारे लिए, जैसे कि रेलवे, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है डिपार्टमेंटल रेवेन्यू का सोर्स क्या है हमारी गवर्नमेंट के लिए, रेलवे ही है, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड हम एक केस स्टडी करते हैं। देखो, इंडियन रेलवे इज़ ए पार्ट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, इंडियन रेलवे क्या है, रेलवे मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेलवे मिनिस्ट्री। द फाइनेंसेस आर एलोकेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड वट एवर रेवेन्यू इट अर्न्स इज डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी ओनली, कि जो फाइनेंस है वो भी सरकार के खाते से ही मिलता है और जो इनकम होती है वो भी क्या है, इसको गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही सबमिट करवानी पड़ती है। It is treated as a part of government and even the appointment, recruitment and selection of employees is done in the same way as that of civil servant, कि इसको क्या है गवर्नमेंट का एक पार्ट ही माना जाता है और इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट होती है, चाहे उनको रिक्रूट करना हो चाहे सिलेक्शन करना हो, वो भी क्या है जैसे एक सिविल सर्वेंट को किया जाता है उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके ही किया जाता है। नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज रेलवे इज कंसिडर्ड एज, तो ये मतलब कि पब्लिक सेक्टर के किस टाइप से कंसिडर करता है, तो क्या है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन रेलवेज, कि जो एम्प्लॉयज़ रेलवे में काम करते हैं उनका क्या स्टेटस है, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी पहचान क्या है, उनको सरकारी कर्मचारी के रूप में पहचाना जाता है। हाउ डज इट गेट इट्स फाइनेंस, फाइनेंस कहाँ से मिलता है, फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकार के खाते से ही मिलता है, यहाँ से आ गया ना। द फाइनेंसेस आर लोकेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। व्हाट डज इट डू विद इट्स रेवेन्यू, ये रेवेन्यू को क्या करते हैं, वट एवर रेवेन्यू इट अर्न्स इज डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, कि जो भी इनकम होती है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जमा करवा देते हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट टाइप रीड किया है पब्लिक सेक्टर का जो था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आप इसको साथ साथ रीड करते जाओ, डाउट होता है तो साथ साथ पूछ लिया करो, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।